नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार। मैं आप लोग को आज संविधान के बारे में कुछ चीज़ें पहले बता चुके हैं। आज हमने जो है संविधान के कुछ अनुच्छेदों को चुना है। चाहते हैं कि आप लोग अनुच्छेदों के बारे में जान लें। अनुच्छेदों कितने अनुच्छेदों में उल्लेख है, 1, 2, 3 जो भी अनुच्छेद है उसमें क्या क्या उल्लेख। तो आज हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पढ़ाएंगे और इसमें भाग 1 में जो है पहले भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और इसके अंतर्गत हम 4 अनुच्छेदों को देखेंगे। उसके बाद भाग 2 देखेंगे, भाग 3, 4, 5 ऐसे देखेंगे। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 1 जो है इसमें कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नए राज्यों का अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है, वर्णित करता है नए राज्यों की स्थापना कैसे होगी। इनका नए राज्यों की स्थापना साधारण बहुमत से ही होता है। साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का स्थापना किया जाता है, प्रवेश किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ये भी साधारण विधेयक से किया जाता है। ये सब चीज़ें संसद के द्वारा ही किया जाता है। सरकार केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, चाहे जो करे, इस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। सरकार विधेयक लाती है, विधेयकों के माध्यम से वह इन नामों को परिवर्तित करती है। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में देखते हैं कि भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। इसमें 5 से 11 अनुच्छेद हैं। इसमें अनुच्छेद 5 वर्णित करता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से, इसमें से और को समझना है। ये अनुच्छेद 6 में जो है से शब्द आया है, अनुच्छेद 7 में जो है 7 में को शब्द आया है। पहले जो अनुच्छेद 6 है इसमें कहा गया पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के संबंध में उल्लेख है। पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में बात कही गई है। साथ में कहा गया है कि पाकिस्तान को, मतलब भारत से पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बात की गई है। भाग 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। भाग 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। जो व्यक्ति अगर विदेश में, विदेशी राज्य में अगर नागरिकता ले जाता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, एकहरी न्यायपालिका का प्रावधान है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना, भारत में वो नागरिक नहीं माने जाए। इसके बाद हम जो है अनुच्छेद 10 देखते हैं। 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 10 में कहा गया है अनुच्छेद 10 में कहा गया है, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता कैसे बनी रहेगी, इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 10 में है। यहाँ अनुच्छेद होगा, मिस्टेक हो गया है। हाँ, अनुच्छेद
अनुच्छेद 11 में क्या गया, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब इसको संसद प्रमाणित कर देगी कि कौन नागरिक भारत का होगा, कौन नहीं होगा। जो विदेश की नागरिकता ले रहे हैं उनकी नागरिकता रहेगी नहीं रहेगी। नए राज्यों में जो प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी सीमाएं प्रवेश कर रहे हैं, उनमें क्या प्रावधान है, तमाम चीज़ें जो है नागरिकता के संबंध में संसद द्वारा इसका वर्णित किया गया अनुच्छेदों के माध्यम से। अब हम आते हैं भाग 3। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, मूल अधिकार का उल्लेख है और इसमें 12 से लेके ये 12 से अनुच्छेद से 12 से लेकर के 35 तक जो है नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में कहा गया कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद बहुत 12 इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्य के अंतर्गत क्या आएंगे, अब किसको राज्य समझा जाएगा, इसके बारे में विधिवत अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। अब हम अगले पेज पे देखते हैं। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाले अगर कोई भी ऐसी कानून सरकार लाती है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है या लगता है कि मूल अधिकारों की क्षति हो रही है, वह विधियों को शून्य हो जाएगा। इसका उल्लेख विधिवत 13 में उल्लेख है। अब अनुच्छेद 14 की बात आते हैं। इसमें जो है कुल टोटल कितने जो है मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। जब संविधान बना था तो उसमें मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अब वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने हैं, वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। और यही और जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 का में जो है शामिल कर लिया गया। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। इसलिए अब मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। पहला समता का अधिकार, यह 14 से 18 तक है, यह 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यहाँ कोई भी व्यक्ति होगा वह विधि के समक्ष समान माना जाएगा और उसको समान संरक्षण दिया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी का अनुच्छेद अनुच्छेद 14 में उल्लेख करता है। 15 में यह बात कही गई कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत। अगर मान लीजिए भारतीय समाज में कोई विसंगतियां हैं, कोई आदमी है या कोई दलित है, कोई ओबीसी है, एसटी है, उसके साथ अगर कोई भेदभाव होता है, इस पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान आर्टिकल 15 कहता है कि मूल धर्म, मूल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप कोई भेद नहीं कर सकते। कि आप अगर भेद कर रहे हैं तो ये गलत है, इस पे आप कठोर कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए ये गलत है। 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन समय में अवसर की समानता और संरक्षण, यह जो भी नियुक्तियां होती हैं सरकारी में उसके संबंध में यह 16 में कहा गया है। आरक्षण ओबीसी महिला या पुरुष के आरक्षण का भी इसमें उल्लेख है। 16(4) में है, 15 में भी 15(4)(3) में उल्लेख है। 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत कौन करता है, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। 18 में उपाधियों का
अंत उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। यहाँ अनुच्छेद हो गया, यहाँ गलती से मैंने लिखा गया है, यहाँ अनुच्छेद हो गया, प्रिंटिंग हो गया है 18 उपाधियों का अंत। अब हम आते हैं मूल अधिकार के दूसरे भाग में। पहला समता का अधिकार हो गया। अब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात है। या 19 से 22 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख है। 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें है, वाक की स्वतंत्रता है, हमको पूरा संविधान बोलने का अधिकार देता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता सरकार, चाहे तो इसको रोक ले, फिर रोक नहीं लगा सकता। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया अपराध अगर होता है तो उसके संरक्षण की व्यवस्था 20 में की गई है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 21। इसमें अगर कोई सरकार ऐसी कानून लाती है जिससे आपके दैहिक या प्राण स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है, उसको लगता है कि मानव जीवन पर इसका असर पड़ेगा, तो वो सरकार इस अनुच्छेद का जो है सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय इस अनुच्छेद के प्रयोग करते हुए उस कानून को रद्द करने का प्रयास करती है। वह बताती है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दायित्व संविधान को मतलब जो है संविधान उसका संरक्षण करता है। आप मनुष्य के दैहिक स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगा सकते प्राण पे। अनुच्छेद 21 का है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का अधिकार है। 46वें संशोधन 2002 द्वारा यह विधेयक लाया गया था, इसको पास किया, इसमें 21 का जोड़ा गया। यह जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रावधान करता है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं और में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण की बात करता है। इसके बाद हम जो है मूल अधिकार के तीसरे पार्ट में आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह 23 से 24 है। इसके बाद हम अगले पेज में देखते हैं। तेईस से 24 उल्लेख है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है 23 और 24 में इसका उल्लेख है। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध उल्लेख करता है। अगर मानव को बेचते हैं या व्यापार करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में यहाँ भी प्रिंटिंग हो गया है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। प्रतिरोध कहें या प्रतिषेध करता है, प्रतिषेध। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष के बालकों पर लागू होता है। 14 वर्ष से कम की उम्र अगर बालक कारखानों में काम करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 24 जो है इस पर रोक लगाता है। 14 से कम उम्र वाले बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते। अगर आप काम कराते हैं तो आपके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इससे बालकों के जीवन प्राण दैहिक स्वतंत्रता जो बात हमने किया है या बालकों के शिक्षा का अधिकार, ये सब चीज़ों उनको मिल सकेगा और वो आगे बढ़ सकेगा। इसके बाद हम आते हैं मूल अधिकारों में चौथा का हेडिंग सही से नहीं कर पाए, ये है चौथा मूल अधिकार, चौथा पार्ट है धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 25 से 28 में अनुच्छेद 25 में कह रहे हैं कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इतनी अच्छी बात की गई है। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, कोई इस पर रोक नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 26 में, ये भी मिसप्रिंटिंग अनुच्छेद है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य
कर सकते हैं और उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको संविधान देता है। 27 में कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी धर्म के लिए कोई उसको बढ़ाना चाहते हैं, उससे विशेष कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आप कर इकट्ठा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं लगा सकते। अगर कोई रोक लगाएगा तो इस पर संविधान उसको जो है चीज़ों करने नहीं देगा, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के संबंध में होने के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना उपस्थित के लिए के बारे में स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक से कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके संबंध में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई वहाँ है तो उनको विशेष रूप से वरीयता दी जाएगी, उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद मूल अधिकार 5वें में आते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान में देखिए हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बातें कही गई हैं और यह ध्यान रखा गया है कि कोई भी सरकारें किसी वर्ग को प्रताड़ित न कर पाए। जब संविधान बन रहा था तो उसमें हिंदू भी वर्ग थे, अल्पसंख्यक थे। जो लोग संविधान विधि बना रहे थे संविधान के बारे में, उन्होंने तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया, उसमें विचार किए, मंथन किए। और लोग इतना सोचे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जिसके जो भी सरकारें भविष्य में संविधान के माध्यम से शासन करे वो दुरुपयोग न करके। इसलिए अलग अलग अधिकारों में, अनुच्छेदों में इस हर वर्ग के बारे में संरक्षण के, शिक्षा का, रहन सहन, उनके जैविक अधिकार, प्राण अधिकार या जो भी चीज़ें थी सब के बारे में कुछ न कुछ संविधान में उल्लेख किया गया है, उनके संरक्षण की बातें की गई है। अनुच्छेद 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। 30 में कहा गया शिक्षा संस्थानों को स्थापना प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है और अल्पसंख्यकों का कॉलेज हो सकता है, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, कोई सरकार उनको रोक नहीं सकती क्योंकि संविधान उनको अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 में कहा गया संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा निर्देशित कर दिया गया। अब हम आते हैं मूल अधिकार 6 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स का उल्लेख है इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। भीमराव अम्बेडकर इसको जो है संविधान की आत्मा कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 35 कहता है भाग 3 के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान, अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 37 में भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों और बलों को लागू करने के उपरांत संसद की शक्ति की बात की गई है। इस पर हमने देखा कि सभी जो है मूल अधिकारों को हमने पढ़ा और हमने जो है जितने भी मूल अधिकार थे 6 के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया और हमने जो है मूल अधिकार भी जो देखें तो भाग जो चीज़ें उल्लेख हैं के बारे में हमने देखा। भाग 2 हुए, भाग 1 हुए, जो है अनुच्छेद के बारे में, नागरिकता के संबंध देखें, मूल अधिकार के संबंध अध्ययन किया। तो ये सब चीज़ें थी। आप लोग को अच्छा लगा तो उस पर जरूर कमेंट करिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को समझाएं, बेहतर से बेहतर समझाएं। और अगला चैप्टर हम अगले क्लास में लेंगे। अभी हमने नागरिकता और मूल अधिकारों के बारे में
आप लोग को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर अवधेश कुमार।